हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जिसमें हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। इसके हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर 9 एंजाइम्स यूज हुए थे और दूसरे वीडियो के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इसके 3 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर जो एंजाइम था वो यूज हुआ था फॉस्फोराइलेज, और फॉस्फोराइलेज ने इनएक्टिव मोनोफॉस्फेट को चेंज किया था एक्टिव ट्राइफॉस्फेट से। सेकेंड जो स्टेप था वो था ओपनिंग अप ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड देयर स्टेबलाइजेशन। तो इसमें 3 एंजाइम यूज हुए थे हमारे। फर्स्ट एंजाइम था हमारा हेलिकेज, सेकेंड था टोपोआइसोमरेज एंड थर्ड था सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग एंजाइम। और हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, जिसमें एंजाइम यूज हुआ था प्राइमेज, और जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और प्राइमर क्या है? प्राइमर है एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, और ये हेल्प करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड को पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने में। तो आज हम 4th स्टेप पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन या इलोंगेशन। इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन भी कहते हैं। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज आ रहा है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम। तो जैसे कि मैंने जब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर में हमने देखा था कि जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो हमेशा ऐड होता है 3rd एंड पर। आरएनए यानी प्राइमर आरएनए न्यूक्लियोटाइड था तो वो भी ऐड कहाँ हुआ था? 3rd एंड पर। और जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड हैं वो भी कहाँ ऐड हुए थे? 3rd एंड पर, प्राइमर के 3rd एंड पर हुए। तो हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो 3rd एंड पर ऐड होता है, क्योंकि जो 3rd एंड है वहां पर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, OH ग्रुप पाया जाता है, तो इसीलिए वो ऐड होता है 3rd एंड पर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा ग्रो करते हैं 5 एंड से 3rd एंड की तरफ। अब अगर ये 3rd एंड पर जुड़ते हैं तो इनका कौन सा एंड जुड़ेगा? 5th एंड जुड़ेगा। और फ्री एंड कौन सा होगा? 3rd एंड होगा। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, उसका कौन सा एंड जुड़ेगा? 3rd एंड से 5th एंड जुड़ेगा। और फ्री एंड कौन सा होगा? 3rd एंड होगा। तो इस तरीके से जो ग्रो होते हैं हमेशा 5 से 3 की साइड ग्रो करते हैं, 5 to 3, 5 to 3। तो इनका सीक्वेंस होता है, इट इज इम्पोर्टेंट कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा ग्रो करते हैं 5 to 3, 5 एंड to 3 एंड। New DNA nucleotides are added at 3rd end and always grows from 5 end to 3. अब ये हमारा डीएनए का पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड है, ये 3 एंड से 5 एंड और ये 5 एंड से 3 एंड। तो 3 एंड वाले स्ट्रैंड पर प्राइमर यहाँ ऐड हो गया, लेकिन यहाँ 3 एंड कहाँ है? यहाँ है नीचे। और ये पोर्शन जो है, ये जो डीएनए हेलिक्स है, ये अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जो ओपन डीएनए हेलिक्स है ये उसके 3rd एंड पर जुड़ेगा। जो प्राइमर है कहाँ जुड़ेगा? जितना पार्ट डीएनए का ओपन हुआ है ये उसके 3rd एंड पर ऐड हुआ। तो यहाँ पर प्राइमर कहाँ ऐड हुआ? यहाँ ऐड हुआ। और इसके बाद यहाँ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चलेगा और यहाँ भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद हमारे जो डीएनए हेलिक्स है, पहले इतना खुला हुआ था, पहले इतना खुला हुआ था, अब इतना खुल गया। अब ये जब ज्यादा खुल गया तो जो 3rd एंड है वहां तो सिंपली उसके आगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड आगे ऐड हो गए, लेकिन यहाँ तो जो हमारी जो सीरीज थी, जो सीक्वेंस था डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि पेरेंट एंड तो आगे है ही नहीं, पेरेंट एंड स्ट्रैंड आगे है ही नहीं, तो नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जितना पार्ट नीचे ओपन हुआ है उसके 3rd एंड पर एक और प्राइमर ऐड होता है और उसके अंदर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। अब
थर्ड कंडीशन, यहाँ जो हेलिक्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो थर्ड एंड टू फिफ्थ एंड जो पेरेंट स्ट्रैंड जो थर्ड एंड से फिफ्थ एंड तक है, वहां तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीरीज में ऐड हो गए। लेकिन यहाँ फिर अगेन हमें एक और प्राइमर ऐड करना पड़ा डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए। तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है जो थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की तरफ रन कर रहा है, वहां जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, वो कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। उसमें बीच में केवल स्टार्टिंग में प्राइमर है, बीच में उसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रैंड 5 एंड से थर्ड एंड पर बनेगा, वहां पर बीच में प्राइमर ऐड हो गए हैं। तो वो कैसे बन रहा है? टुकड़ों में बन रहा है। डीएनए कैसा बना? जो नया डीएनए बना टुकड़ों में बना, फ्रेगमेंट्स पे बना, और इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इस तरह का जो डीएनए बना उसे क्या कहेंगे हम? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, अब आगे के हम स्टेप पढ़ते हैं। अब अगर हमारा पेरेंट स्ट्रैंड थर्ड एंड से फिफ्थ एंड वाला है, तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये पहले बनता है। पहले क्यों बनता है? क्योंकि इसमें बीच में गैप नहीं है, प्राइमर नहीं है इसमें बीच में, तो ये पहले बन जाता है। और जो स्ट्रैंड 5 एंड से 3 एंड वाले पेरेंट स्ट्रैंड पे बन रहा है, उसमें बीच में प्राइमर है, तो प्राइमर पहले रिमूव होंगे, जो फ्रेगमेंट्स है उनको जोड़ा जाएगा लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये बाद में बनता है। तो थर्ड एंड से फिफ्थ एंड पर बनने वाला स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस एंड लीडिंग स्ट्रैंड है और ये पहले बनता है। और 5 एंड से 3 एंड पर बनने वाला जो स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, और ये थोड़ा बाद में बनता है। तो ये है हमारा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमारा फिफ्थ स्टेप आता है रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो प्राइमर का जो रिमूवल है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और इसमें जो प्राइमर है वो रिमूव किए जाते हैं और उसकी जगह जो खाली होती है, जो गैप बनता है, उसमें नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं जो कॉरेस्पॉन्ड करें पेरेंट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ प्राइमर रिमूव हुआ और नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड हो गए। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, प्राइमर रिमूव होने के बाद यहाँ डीएनए ऐड हुए और इन्हें जोड़ा गया इन फ्रेगमेंट्स को लाइगेज एंजाइम की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ स्टेप प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। तो ये काम प्रूफ रीडिंग का करता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सब यूनिट होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, हमने पढ़ा था एंजाइम जब पढ़े थे, और न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम प्रूफ रीडिंग करते हैं। अगर कहीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को दूर किया जाता है, उसका करेक्शन किया जाता है और रिपेयर की जाती है, यानी कि जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उसको हटाया जाता है और उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड को उसके अंदर ऐड किया जाता है। और ये काम कौन करते हैं? एप्सिलॉन एंड न्यूक्लियस करते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई डीएनए रेप्लिकेशन की। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने 9 एंजाइम्स पढ़े थे। 9 एंजाइम्स के नाम आपको पता ही होंगे, उनका फंक्शन भी पता होंगे। और उसके बाद हमने इसके स्टेप पढ़े। पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड स्टेप ओपनिंग अप ऑफ हेलिक्स एंड देयर स्टेबलाइजेशन, थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, फिफ्थ स्टेप है हमारा एलोंगेशन का यानी डीएनए रेप्लिकेशन का। और डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं हमेशा थर्ड एंड पर ऐड होते हैं और वो रन करते हैं हमेशा 5 एंड से थर्ड एंड की तरफ। और जो पेरेंट स्ट्रैंड है, अगर जो पेरेंट स्ट्रैंड थर्ड से फिफ्थ एंड की तरफ जाता है, उस पर बनने वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस एंड लीडिंग होता है और वो पहले बनता है।
और 5 एंड से 3 एंड वाले पेरेंट स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग डीएनए फ्रैगमेंट मिलता है। और फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ प्राइमर है, प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है, नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। और लास्ट स्टेप है हमारा प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर, जिसमें जो एंजाइम है वो काम आते हैं एप्सिलॉन एंड न्यूक्लियस। और जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। सेमी कंजर्वेटिव यानी कि जो हमारा नया डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट है और एक नया स्ट्रैंड है, एक पेरेंट स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड, वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन डॉटर स्ट्रैंड। तो इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और दोनों ही डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट है और एक स्ट्रैंड हमारा डॉटर है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। और हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, और उन्होंने इन विट्रो कंडीशन में डीएनए का फॉर्मेशन किया था विदाउट यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये किसका काम कर रहे हैं? टेम्पलेट का काम कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर क्या बन रहा है? नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो उन्होंने बिना टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज किए, बिना टेम्पलेट का यूज किए उन्होंने नए डीएनए का निर्माण किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए कि किस स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूअस डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है और किस पर डिसकॉन्टिन्यूअस डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आपको वीडियो पसंद आई होगी, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक की इसकी वीडियो होनी चाहिए, मुझे बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये डाल सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।